नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSDLA 136 की पूरी सीरीज इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस किताब में 2 यूनिट हैं। पहली यूनिट में 5 चैप्टर हैं और दूसरी यूनिट में 6 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले और दूसरे चैप्टर की मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो पहला और दूसरा जो चैप्टर है आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर पहले चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि जो हिंदी में शब्द रचना होती है, हिंदी में शब्द रचना जब होती है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ हमने लोकोक्तियों के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा था, शब्दों का क्या महत्व है ये भी पढ़ा था। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वो क्वेश्चन आता है शब्दों के अर्थ जो होते हैं उसके विभिन्न पक्षों के बारे में बताइए। तो वो मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया था कि शब्दों के जो अर्थ पक्ष हैं उसमें हमें समरूपी शब्दों के बारे में बताना है, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताना है, विलोम शब्दों के बारे में बताना है और अनेकार्थी शब्दों के बारे में बताता है। फिर मैंने उदात्त कथन के बारे में बताया था। तो अगर आपने पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो को सुना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि उदात्त कथन किन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई, तो पहले और दूसरे के लिए आप उन वीडियो को पढ़ना। मैं यहाँ से तीसरे चैप्टर से आपको चीज़ें समझाता हूँ कि तीसरे चैप्टर से चीज़ें क्या करनी है। पहले चैप्टर से जो प्रश्न बनना है वो वही बनना है कि शब्द अर्थ के विभिन्न पक्षों के बारे में बताइए, या फिर वो पूछ लेगा शब्द निर्माण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो यहाँ से शुरू होता है। चैप्टर नंबर 2 से हमने वार्तालाप के बारे में पढ़ा था कि वार्तालाप करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ हमने कोड मिक्सिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, तो तीसरा चैप्टर जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, सरकारी पत्राचार और टिप्पण। तो देखो, जब सरकारी पत्राचार और टिप्पण वाला जो ये चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनना है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होता है। ठीक है भाई, तो देखो इस चैप्टर में पूरे में यही पढ़ाया गया और बहुत सारे लेटर्स दिए गए हैं। तो देखो, आप सभी को पता है जो हम इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका होता है पत्र, और आज के टाइम पर भी पत्र उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितने पहले थे। आज भी जितने भी सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं वो पत्र व्यवहार में ही होते हैं। देखो, पत्र लिखने का मतलब ये होता है एक रिकॉर्ड रखना। तो पत्र दो टाइप के होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं और एक औपचारिक होते हैं। अब जो ये औपचारिक पत्र होते हैं ना भाई, ये वो पत्र होते हैं जो कहीं ऑफिशियल लिखे जा रहे हैं। जैसे किसी अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, या कहीं बैंक में हम कई बार पत्र लिखते हैं, या अपने किसी सरकारी कार्य को करवाने के लिए अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। लेकिन जब हम अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, पति पत्नी के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं और औपचारिक पत्र होते हैं, इन्हें लिखने का ना तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है। तो जब आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे तो लिखने वाले का जो पता है और तारीख है वो क्या होगी, दाईं ओर लिखी जाएगी। फिर संबोधन लिखा जाएगा, प्रिय लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, तो जब आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे तो अनौपचारिक पत्र में राइट साइड पे आप देखो, यहाँ पर लिखा है क्या, एड्रेस लिखा है। फिर यहाँ पर आप प्रिय का यूज़ करोगे, डियर का यूज़ जैसे इंग्लिश में करते हैं। फिर उसके बाद अपना स्नेह बताओगे, फिर ये बताओगे आज तुम्हारा पत्र मिला, फिर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। और लास्ट में अपना रिलेशन बताओगे जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जैसे तुम्हारी दीदी या फिर जैसे जो भी है। तो एक तरीके से जो अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है उसमें क्या होगा, वो राइट साइड से शुरू होगा। राइट साइड में आप क्या लिखोगे, अपने एड्रेस लिखोगे, फिर इधर से प्रिय वगैरह करके शुरू करोगे। ठीक है भाई, तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय जो हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है कि सबसे पहली बात तो ये दाईं तरफ से शुरू होता है, फिर बाईं ओर जाता है। आदरणीय और माननीय शब्दों का प्रयोग होता है, छोटों के लिए प्रिय शब्दों का प्रयोग होता है। नमस्कार, प्रेम, प्रणाम, स्नेह, शुभ आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिवादन के लिए किया जाता है। सबसे पहले पत्र में कुशलता पूछी जाती है कि आप लोग कुशल हैं या नहीं है। जैसे पहले लिखा जाता था कि प्रिय माता जी, आपका पत्र मिला, बहुत आपकी याद आ रही है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, आशा है वहाँ पर सब कुशल मंगल होगा, यहाँ पर भी सब कुशल मंगल है। इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, अनौपचारिक पत्रों में। अब हम बात कर रहे हैं औपचारिक पत्रों की। तो जब आप औपचारिक पत्रों को पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें अलग तरीके से हो जाती हैं। और औपचारिक पत्र भी ना कई टाइप के होते हैं। जैसे औपचारिक पत्रों में कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं किसी संस्थाओं के प्रधान या समाचार पत्रों के आप एडिटर को लिख रहे हो, संपादक को लिख रहे हो। कुछ पत्र आवेदन पत्र होते हैं, जैसे आप कहीं नौकरी करने जा रहे हो तो आवेदन पत्र लिखोगे। सामान की खरीद के कुछ पत्र होते हैं, कुछ सरकारी पत्र होते हैं। तो हर पत्र को लिखने का एक तरीका होता है। कई बार आप सोचते हो ना कि वो पत्र के नीचे सबसे नीचे क्या लिखना है, कहीं भवदीय लिखना है, कहीं पर क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलने वाली हैं। तो आवेदन पत्र लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आवेदन पत्र जो होता है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। देखो, जो अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं, लेकिन जो औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र होता है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। मैं सीधे सीधे आपको पत्र दिखा के बताता हूँ चीज़ें कैसे शुरू होती है, बिल्कुल आपको वैसे लिख देना है। तो देखो,
यहाँ पर लेफ्ट में शुरू हुआ है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में राइट से शुरू हुआ था। और देखो आवेदन पत्र जब आप लिखोगे तो सेवा में लिखोगे, जबकि वहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस लिखोगे। तो आप बताओगे सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, फिर महोदय शब्द का प्रयोग करोगे। जबकि अनौपचारिक पत्रों में आप प्रिय शब्द का प्रयोग करते हो या अभिवादन करते हो। यहाँ पर आप निवेदन करोगे कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसी चीज़ें घटनाएं जिसके ऊपर सब्जेक्ट होगा। फिर नाम, पता और शैक्षिक योग्यता अपने बायोडाटा रखोगे, और फिर यहाँ पर लास्ट में भवदीय लिख दोगे। ये नौकरी के लिए आवेदन पत्र है। लेकिन आपको किसी चीज़ की अनुमति चाहिए तो उसका जो खाका है वो इस तरीके से तैयार होगा। किसी आप व्यावसायिक पत्र को लिख रहे हो तो देखो व्यावसायिक पत्र जब हम लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्र लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि राइट साइड में हम पत्र संख्या लिखते हैं। अब आप कहोगे पत्रों का नंबर क्यों लिखा जाता है, तो देखो भाई जितने भी व्यावसायिक पत्र होते हैं ना, ये एक तरीके रिकॉर्ड का काम करते हैं। जैसे सपोज डेट मैंने किसी कंपनी से सामान मंगाया, तो उस कंपनी ने से सामान मंगाया तो उसको एक पत्र लिख कर भेजा, भाई ये तेरा सामान आ गया, ये ऑर्डर नंबर है। अब फिर वो भी एक पत्र भेजेगा, फिर वो भी पत्र भेजेगा, फिर तो इसमें बहुत सारे पत्र हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें ना पत्रों का एक नंबर डाला जाता है, किसमें, व्यवसायिक में। जैसे कि यहाँ लिखा है सबसे, और ज़्यादातर जो व्यावसायिक पत्र होते हैं एक लेटर हेड पे लिखे जाते हैं। लेटर हेड मतलब एक ऐसा पेज होता है जिसमें ऊपर से ही ना स्कूल का नाम होगा या फिर कंपनी का नाम होगा, इसे लेटर हेड कहते हैं। कंपनी का नाम एकदम से छपा होगा, जैसे देखो यहाँ पर बीच में छपा हुआ है गीतांजलि प्रकाशन, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता आगरा। तो आपने यहाँ पर पत्र संख्या लिखी कि कौन से नंबर का पत्र है, डेट लिखी, फिर यहाँ पर प्रिय महोदय करके शुरुआत की और एंड में भवदीय कर दिया। तो जो व्यावसायिक पत्र होंगे उसे लिखने का तरीका अलग होगा। विशेष अनुमति के जो पत्र होंगे उसे लिखने का तरीका अलग होगा। किसी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका तरीका अलग होगा। इसके अलावा इसी प्रकार से सरकारी पत्राचार हैं। तो देखो भाई गवर्नमेंट ऑफिस में सारा काम कागजों में होता है, आपको पता है। कभी एक अधिकारी के पास भेजा जाता है आपको, कभी दूसरे अधिकारी के पास, और ये सारा पत्र व्यवहार में होता है। सारे ब्लैंक पेपर, आप कभी थाने में एफआईआर लिखवाओ तो वहाँ पर भी क्या है, खाली पेज पर आपको क्या लिखना पड़ता है, एक पत्र लिखना पड़ता है। तो सरकारी पत्राचार में तो लगातार पत्र पे पत्र लिखे जाते हैं, एक के बाद एक रिप्लाई, एक के बाद एक रिप्लाई। तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस होता है सरकारी पत्राचार में उसे बोलते हैं टिप्पण। तो अगर क्वेश्चन आ गया टिप्पण क्या है, तो टिप्पण में क्या है कि पूरी की पूरा जो प्रोसेस है, जैसे पहले पत्र आएगा, फिर उस पत्र पे एक नंबर डाला जाएगा, फिर उसका एक रिप्लाई तैयार किया जाएगा, जिन जिन अधिकारियों के बारे में उसमें पूछा जाएगा उन अधिकारियों से पूछा जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। तो कार्यालय में कोई भी पत्र प्राप्त होगा तो उस पर एक कार्रवाई होगी, कार्रवाई का जो सिलसिला होगा उस सिलसिले को क्या कहेंगे, टिप्पण कहेंगे भाई। क्लियर है इतनी बात। तो टिप्पण आ जाए बता दोगे। टिप्पण लिखते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, टिप्पण लिखते वक्त ये ध्यान रखनी चाहिए कि पहली बात तो पत्र पूरा होना चाहिए, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी कम से कम शब्दों में होनी चाहिए, और किसी भी अधिकारी को किसी का पक्षपात नहीं लेना चाहिए, किसी के बिना पक्ष में आए पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है भाई। टिप्पणी का नमूना कैसा होता है, तो ये आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हो, टिप्पणी का नमूना। ठीक है भाई। तो इस चैप्टर से जैसे जो प्रश्न आएगा तो वो यही आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, या फिर कोई एक सब्जेक्ट देके आपको एक पत्र लिखने के लिए भी कह सकता है। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर देख लिए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवाते हैं, उनका काम ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना है। तो हम कॉन्सेप्ट कई बार नहीं क्लियर करवाते हैं वो लोग, उसका रीज़न यही होता है। देखो मैंने कोशिश करी थी कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, मैंने 2 चैप्टर भी डाले, बट आप लोगों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैंने पूरी सीरीज़ कंप्लीट नहीं करी। आप लोगों का रेस्पॉन्स मिले तो एक एक चैप्टर अपलोड हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो रेस्पॉन्स थोड़ा सा दिया करो, तभी हमें पता चलता है कि आप लोगों की डिमांड है। तो देखिए, तो तीसरे चैप्टर से आप औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को तैयार करोगे, और इसके बाद ना पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत सारे पत्रों का क्या दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ये सारे एग्जाम्पल्स देख लोगे। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन वो लेंथी इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि मोस्टली ना एग्जाम्पल दे दे के पत्र बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे पत्र ये लिखे जाते हैं। तो ये सब तो आपको आते हैं, पत्र वगैरह तो आप लिख ही लेते हैं। मामला शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 4 से, जहाँ पर चीज़ें हमें अलग, ये सारे देखो एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर आएगा तो कर दोगे आप। चैप्टर नंबर 4 का नाम है समाचार लेखन और संपादकीय। तो देखो भाई, आप में से मोस्टली देखो बीए में हो आप, तो आप में से मोस्टली बच्चों ने अखबार तो जरूर पढ़ा होगा। तो जब हम अखबार में पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार ये प्रश्न भी उठना चाहिए कि अखबार कोई लिखता भी होगा। अब कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता, उसके लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। अब बात ये होती है कि वो लोग जो लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है। अब अखबार में ना एक पेज होता है बीच में, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल कहते हैं या हिंदी में संपादकीय कहते हैं। इस वाले चैप्टर से आएगा तो आपको संपादकीय ही लिखने को बोलेगा कि संपादकीय लेखक में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो एक समाचार क्या होता है,
तो रोज नित्य प्रति बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो निजी होती हैं। तो ऐसे में समाचार जो होता है वो सामाजिक घटनाएं और निजी घटनाओं का एक मिश्रण होता है, जो कि हमें समाज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, कौन कौन सी घटनाओं से हमें सचेत होने की जरूरत है, या फिर देश में कौन कौन से नियम बन रहे हैं, कौन कौन से कानून बन रहे हैं। एक तरीके से करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहा है कौन, समाचार। तो मुद्दा ये उठता है कि समाचार पहली बात तो है क्या। तो आज रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में समाचार जो है वो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम समाज में होने वाली घटनाओं को समझ रहे हैं। ऐसे में जो समाचार होता है वो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक होता है। इसके अलावा एक छोटे से क्षेत्र से लेकर पूरे विश्व के स्तर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कटिंग लिखी हुई है, भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज। तो जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो उसकी एक हेडलाइन दी जाती है, और उस हेडलाइन का मतलब होता है कि उस हेडलाइन को पढ़कर ही बंदा समझ जाए कि अंदर क्या चीज़ें लिखी हैं। जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले एक इंट्रो होता है जिसमें कि मुख्य खबर होती है, उसके बाद बीच में उस कहानी को पूरा किया जाता है, उस खबर को पूरा किया जाता है, और अंत में उसकी समाप्ति की जाती है। समाचार से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ये पता चलती हैं कि कौन सी घटना हुई है, कौन सी गतिविधि हुई है, कहाँ हुई है, क्या हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है। इसके आधार पर ही हम पूरे पूरे समाचार को जान पाते हैं। समाचार हमें मिलता किस किस से, यानी कि समाचार प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो समाचार प्राप्ति के स्रोत हैं समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता और सरकारी विज्ञापतियां। जैसे समाचार एजेंसियों में आपने देखा होगा, जैसे जागरण ब्यूरो हो गया, हिंदुस्तान ब्यूरो हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्यूरो हो गया। इसके अलावा बहुत सारी जो है न्यूज़ एजेंसियां चल रही हैं। पत्र के संवाददाता वो होते हैं जो समाचार पत्रों को प्राप्त करने के लिए जगह जगह पर जाते हैं, इकट्ठा करते हैं सूचनाओं को और फिर लिखते हैं। सरकारी विज्ञापतियां वो जानकारी होती हैं, वो विज्ञापन होते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बात आती है संपादन लेखन। तो देखो भाई, समाचार पत्र में सबसे बड़ा जो पेज होता है वो संपादकीय का होता है, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के विचार को देख रहे हैं। अब क्या होता है, संपादकीय वो होता है कि जैसे डेली कोई घटना घट रही है, उनमें से जो एक ऐसी घटना है जो पूरे पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, तो उस पे ना एक अलग से 2000 2500 वर्ड्स का क्या होगा, एक लेखन होगा, जिसे संपादकीय लेखन कहा जाता है। संपादकीय जो होता है यही किसी अखबार की प्रसिद्धि में सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे कि आपने द हिंदू अखबार के बारे में बहुत सुना होगा। तो अगर द हिंदू अखबार की बात करोगे तो द हिंदू अखबार में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है। तो द हिंदू अखबार में सबसे बड़ी बात होती है उसका एडिटोरियल। उसमें बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो एडिटोरियल लिखते हैं और किसी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो जब हम एडिटोरियल लिख रहे हैं, संपादकीय लिख रहे हैं, तो हमें बहुत चीज़ें पहली तो ये होनी चाहिए कि वो ना इसमें वर्ड लिमिट नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें ना घटना को करंट के माध्यम से जोड़ा जाता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ उसमें क्या सुधार होने चाहिए इसके बारे में भी बताया जाता है, किसमें, संपादकीय में। तो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे, माफ कीजिए, किसी भी अखबार को पढ़ो, आप दैनिक जागरण को पढ़ो, हिंदुस्तान को पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इंग्लिश का पढ़ो या हिंदी का पढ़ो, कोई सा भी अखबार पढ़ लो, हर एक में एक पेज होता है किसका, संपादकीय का, एडिटोरियल का। ठीक है भाई। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो बिल्कुल तुरंत की हैं और उसका जो प्रभाव है वो व्यापक है। समाचार की भाषा की बात करो तो समाचार में उतनी चीज़ें लिखनी चाहिए जितनी आवश्यक है, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने चाहिए, भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आए, छोटे छोटे सरल वाक्य होने चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, कठिन शब्दों से बचना चाहिए, भाषा में हल्कापन होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समाचार की भाषा में ध्यान रखनी पड़ता है। ठीक है भाई। और आगे अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, कुछ खबरें बताई गई हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से एक शीर्षक तैयार किया जाता है, किस प्रकार से एक समाचार लिखा जाता है। तो आई होप से इस समरी से आपको पता चल गया है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बॉक्स टू बॉक्स में मामला राज्यपाल के हाथों में, एनटीआर, कुछ इस प्रकार की हेडिंग्स होती हैं, तो आप ये सब पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं इसमें से समझा चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 में आ जाए, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार की भाषा कैसे होती है, संपादकीय कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ संपादकीय भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो यहाँ पर सारी चीज़ एग्जाम्पल हैं। बेनजीर का विकल्प नहीं है, पाकिस्तान की खबर है। चौराहे पर, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जो कि सामाजिक होती हैं, उसके ऊपर संपादकीय लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। आगे चैप्टर नंबर 5 का नाम है अनुवाद। अब देखो इस चैप्टर से ना दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किससे, अनुवाद से। पहला तो वो यही कहता, अनुवाद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर ट्रांसलेशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई एक बताओ, अनुवाद सब करते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात है, शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए, अर्थों की व्याख्या पूरी तरीके से होनी चाहिए, अर्थ किस पक्ष में ये बताना चाहिए, सिचुएशन कैसे ये बताना चाहिए। क्लियर है भाई।
तो अनुवाद को रखते समय हमें इन इतनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरीका तो कुछ इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का ये है कि अनुवाद से आप क्या समझते हो और इसे कैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का पता है क्या है? इंग्लिश में एक पैराग्राफ दे देगा और कहेगा हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दो। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, आप किताब पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट मारते हैं कि हम भाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। देखो हो भी जाता है, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर कर लो, हो जाता है। लेकिन बात ये आती है कि नॉलेज हमें मिल पाई। तो नॉलेज गेट करने के लिए ना आप इग्नू की इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तभी काम बन पाएगा। लेकिन कल पेपर है, फिलहाल इतना समय नहीं है, तो कल अगर पेपर है तो हमें एक ही वीडियो में सारी किताब अपलोड करनी पड़ रही है। तो इसलिए एक समराइज दे रहा हूँ ताकि आप बना बना के लिख पाओ। तो अनुवाद का मतलब क्या होता है, ये बात पता चल गई। और अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी है तो जब उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे वहाँ पर, तो बहुत सोच समझ के आपको वोकैब्स आनी चाहिए और उसी हिसाब से उसका आप यूज़ करोगे। तो जब भी आप अनुवाद करते हो तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तर्क का ज्ञान होना चाहिए, रचना का ज्ञान होना चाहिए और वाक्य कैसे बनाए जाते हैं इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है ट्रांसलेशन करते वक्त जो चीज़ जैसी लिखी है उसके अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसकी फीलिंग में बदलाव नहीं आना चाहिए। पता लगा लिखी कोई और चीज़ है और ट्रांसलेशन करते हुए आप किसी और चीज़ को लिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, शब्द की आत्मा मर जाती है, शब्द की फीलिंग मर जाती है। शब्द जो चीज़ कहना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है कि हमें शब्द बोध होना चाहिए, यानी कि शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। कई बार एक वाक्य हम याद कर लेते हैं, हर जगह वही लगाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हर चीज़ के लिए अलग अलग वोकैब का यूज़ होता है। वाक्य बोध यानी कि हमें वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, कब किन वाक्यों का प्रयोग करना है उसके हिसाब से यूज़ करना चाहिए। रचना बोध यानी कि जब हम निर्माण कर रहे हैं तो अर्थ ग्रहण पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अनुवाद की प्रक्रिया कर सकते हैं। और जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो अनुवाद को बहुत ध्यान से ध्यान रखना चाहिए ताकि समानता बनी रहे, यानी कि समतुल्यता का सिद्धांत बना रहे। जैसी बात इंग्लिश में लिखी गई है वैसी बात हिंदी में हो। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की बात की गई है भाई, है। लेकिन वैसे अगर आप किसी भाषा से किसी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर हर चीज़ का आपको इसमें ध्यान ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। भाषा की प्रकृति पता होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान, जैसे यहाँ पर देखो इंग्लिश में बहुत सारे वोकैब्स लिखे हैं, फिर उसकी हिंदी के बारे में बताया गया है। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट इंग्लिश लिख देगा और कहेगा इसका हिंदी में क्या करो, ट्रांसलेशन करो। जैसे कि यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी आप देखोगे तो आपको ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में लिखा है आई हैव 3 डॉटर्स, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव नो आइडिया। तो ऐसे इंग्लिश में कुछ 5 वाक्य लिख सकता है और उसकी हिंदी बनाने के लिए आपसे कह सकता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो घबराना नहीं है भाई, पेपर आसान ही आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है और या फिर इस समरी को भी सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो पहली यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं भाई। ठीक है, पहली यूनिट यहीं पे फिनिश होती है। पहले और दूसरे चैप्टर की मैंने डीपली वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन जरूर वहां से फंसेगा। तीसरे चैप्टर से आपको कोई प्रारूप लिखने के लिए दे देगा, कोई पत्र लिखने के लिए दे देगा, या फिर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र पूछ लेगा। चौथे चैप्टर से संपादकीय लिखने के लिए दे देगा, या फिर संपादकीय लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूछ सकता है। ट्रांसलेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, व्यवहार क्या होते हैं, ये बात, या फिर कोई इंग्लिश में एक लाइन दे देगा, 5 लाइन दे देगा और उसकी हिंदी बनाने के लिए कहेगा। तो पहली वाली जो किताब थी आपकी, जो पहली यूनिट थी, ये थी लेखन कौशल की। अब दूसरी यूनिट में इसमें क्या बताया गया है, दूसरी यूनिट बहुत ही ज़्यादा इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें 6 चैप्टर हैं, लेकिन ये 6 के 6 चैप्टर क्या हैं, बहुत ज़्यादा आसान हैं। यहाँ से शुरू है। तो देखो भाई, जो पहली किताब है 213 पन्नों की किताब है, जबकि पहली किताब 123 पन्नों की है। और दूसरी किताब कितनी छोटी है और छोटे छोटे लेसन हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रभावी लेखन के गुण, यानी कि आपको एक अच्छा लिखना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये बताओ, अगर आपको एक प्रभावी लेखन लिखना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इस चैप्टर से यही प्रश्न बनता है कि एक प्रभावी लेखन लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको एक प्रभावी लेखन लिखना है तो सबसे पहले आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए। जिस भाषा में भी आप लेख लिख रहे हो उस भाषा का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो एक अच्छा लेखन कैसे लिख सकते हो, आप शब्दों का सही प्रयोग कैसे कर सकते हो, आप वाक्यों की रचना कैसे कर सकते हो, आप लोकोक्तियां मुहावरों का प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले भाषा के बारे में पता होना चाहिए, शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो भाई जल का मतलब भी पानी है और नीर का मतलब भी पानी है, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कहाँ नीर का यूज़ करना है और कहाँ जल का यूज़ करना है। वाक्यों को कहाँ पर तोड़ना है, विराम चिन्ह कहाँ पर लगाने, विभक्ति कहाँ पर लगानी है, शैली भाषा की क्या होनी चाहिए, कहाँ मुहावरों का प्रयोग करना है, अलंकारों का प्रयोग कहाँ पर करना है, ग्रामेटिकली जो शुद्धता है हमारी उसे कैसे यूज़ करना है। यही सब तो एक प्रभावी लेखन के गुण हैं। तो एक अगर आपको प्रभावी लेखन लिखना है किसी भी विषय पर अगर आपको एक प्रभावी लेखन लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो प्रभावी लेखन क्या होता है, तो प्रभावी लेखन का मतलब ये है कि जिस भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने वाला बंदा क्या करे, पढ़ता ही चला जाए और बिल्कुल भी बोर ना हो।
और इसके साथ साथ उसे उतनी जानकारी मिल पाए जो जानकारी उसे मिलनी जा रही है। तो प्रभावी लेखन की अवधारणा यही है कि क्या चीज़ें हमें लिखनी है और क्या चीज़ें लिखनी नहीं है, क्या चीज़ें जरूरी है और क्या चीज़ें जरूरी नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। प्रभावी लेखन की बात और करोगे तो भाषा पर अधिकार होना चाहिए, शब्दावली होनी चाहिए, वाक्यों को तोड़ना आना चाहिए, अलंकारों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और अलंकार का प्रयोग कर रहे हो और वहां पर वो चीजें बनी नहीं रही हैं। क्लियर है? तो जैसे आप कविताएं पढ़ते हो, कहानियां पढ़ते हो, तो आप देखते हो किस प्रकार से। तो अगर क्वेश्चन आया रचना लेखन के प्रमुख पक्ष कौन से, 5-6 पन्नों का चैप्टर है ये, तो रचना लेखन के प्रमुख पक्ष कौन से हैं, तो आप इन सारी चीजों के बारे में बताओगे कि शब्द विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, ठीक है, इस टाइप से। अगला चैप्टर पूरा रचना के ऊपर ही है कि कंपोजिशन की तैयारी कैसे की जाती है, यानी कि एक रचना की तैयारी कैसे की जाती है। तो देखो, जब आप किसी भी रचना की तैयारी कर रहे हो, यानी कोई चीज़ आप लिखने जा रहे हो, कोई चीज़ आप क्रिएट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखोगे कि लेखन का प्रकार कैसा है। यानी कि आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ की कहानी लिख रहे हो, या किसी चीज़ के पीछे लॉजिक बता रहे हो। तो देखो, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो जैसे अब आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी तो वो सिर्फ स्टोरी होती हैं, लेकिन बीए में स्टोरी पढ़ोगे तो आप वो बताएगा कि इस स्टोरी के पीछे का प्रतिपाद क्या है, इस स्टोरी के पीछे लेखक की लिखने की आशंका क्या थी, इसके पीछे लक्ष्य क्या था, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा। तो हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो वर्णन के हिसाब से लिखी गई है, यानी कि हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है क्या, या फिर आख्यान, आख्यान का मतलब है किसी चीज़ पर हमें क्या करना है, कहानियाँ लिखनी है क्या, या फिर किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक बताना है क्या। रचना की तैयारी करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए विषय क्या है। यानी कि मान लो हमने एक सब्जेक्ट लिया कि हमें दहेज प्रथा पे लिखना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमें उसे कितनी सीमा में तैयार करना है, कितने शब्दों में तैयार करना है, उससे संबंधित सारी फैक्ट इकट्ठे होने चाहिए, सारी जानकारी इकट्ठे होनी चाहिए, तभी हम एक रचना को अच्छे से लिख सकते हैं। अब मुद्दा ये होता है कि हमारे पास सारे फैक्ट भी हैं, हमारे पास सारी स्टोरीज भी हैं, सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हैं कि हमें किन चीज़ों पर रचना करनी है। तो ऐसे में मुद्दा ये होता है कि रचना की शुरुआत कहाँ से की जाए। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत यही होती है, यार शुरू कैसे करें, पहली लाइन क्या लिखें, ऐसा क्या लिखें कि लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए। तो रचना का प्रारंभ किया जाता है, उसकी एक भूमिका तय की जाती है, फिर बीच में उसे और अच्छे से बताया जाता है, और अंत में एक ऐसा अंत किया जाता है जहां जो पढ़ने वाला है वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। तो एक रचना करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे प्रदूषण, देखो ये प्रस्तावना है, यहाँ से रचना शुरू है, और सबसे पहले रचना प्रदूषण एक समस्या है। अब प्रदूषण एक समस्या के ऊपर आप रचना लिखोगे तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेटिव दोगे, उसकी परिभाषा बताओगे कि प्रदूषण से आम बंदा क्या समझता है, अन्य लोग क्या समझते हैं, फिर उसके विभिन्न प्रकार बताओगे, फिर उसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं ये बताओगे, और एंड में एक कंक्लूजन दोगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो रचना के प्रकार में एक साहित्य होता है, एक यात्रा वृत्तांत होते हैं कि आप कहीं पर गए, अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हो। तो साहित्य और समाज का संबंध क्या होता है, उन चीज़ों से होता है जो घटनाएं घट रही हैं या इस समाज से रिलेटेड हैं। एक वर्णनात्मक लेखक होता है कि जैसे हम मान लो गर्मी पड़ रही है, गर्मी के बारे में बता रहे हैं, वर्षा पड़ रही है, वर्षा के, तो एक चीज़ का हम वर्णन दे रहे हैं कि वर्ष वर्ष समय बीत रहा है, सोने से हरिणी परिवर्तित होने लगी, शरीर में पिताब रोहित ताम्रवर्णी झलक देने लगे। तो एक तरीके से हम कहीं के वातावरण का वर्णन कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, या कहीं पर गए थे उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे लेखक वर्णनात्मक लेखन कहलाते हैं। एक होता है आख्यानपरक लेखन, जहाँ पर हम कहानियाँ बता रहे हैं, और एक तार्किक लेखन जिसके बारे में मैंने बताया। ठीक है भाई, रचना की तैयारी करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कौन सा विषय है, किस चीज़ पर हम लिख रहे हैं। दूसरी बात यह है विषय का सीमा निर्धारण क्या है, कितने वर्ड्स में हमें लिखना है, कितने टाइम में उसे खत्म करना है, उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, फैक्ट इकट्ठे करने हैं, कुछ जो विशेष लोग हैं उनकी बातचीत इकट्ठी करनी है। जैसा कि यहाँ पर कुछ प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले हमने प्रदूषण देखा, उसकी डेफिनेशन दी, उसके प्रकार बताए, उसके कारण बताए, फिर समाधान बताया। तो ऐसे में कोई रचना लिखते हैं तो हमें उसकी एक भूमिका रखनी चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके सुझाव बताने चाहिए। यहाँ पर कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है ये सारी क्या हैं, ये रचनाओं के बारे में बताया गया कि एक रचना को तैयार करते समय हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, आप चाहो तो पढ़ लेना, वरना मैंने इसकी एक समरी दे दी है कि एक रचना करते समय, एक क्रिएटिव राइटिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक पढ़ के चलो मैं बता देता हूँ। जैसे एक विषय है आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता के बारे में आप कैसे लिखोगे। तो संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। यानी कि आत्मनिर्भरता पर लिखते समय सबसे पहले आप एक एग्जांपल दे रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, अपनी आत्मा के विरुद्ध उन्होंने कोई काम नहीं किया है। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर कितनी विपत्तियां आई थी फिर भी उन्होंने सत्य से नहीं छोड़ा है। उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार,
पेडर श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी कि चांद चला जाए, सूरज ढल जाए, पूरा जगत इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं इतना दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं सत्य का विचार नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा राजा हरिश्चंद्र की हमने कहानी पढ़ी है। ऐसी एग्जाम्पल महाराणा प्रताप का दिया। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते रहे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखे रहे, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें कहा कि तुम गुलाम बनकर जियो। वो हमेशा स्वयंपूर्वक जीते रहे। तो आत्मनिर्भरता के बारे में हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन लोगों ने आत्मनिर्भरता की जिंदगी बिताई है। तो ऐसे कोई लेखन लिखने के लिए आ गया तो आप लिख देना, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है, रचना वाला। अगला जो चैप्टर है वो है पुनर्संरचना। अब ये बताओ पुनर्संरचना का मतलब क्या होता है। तो देखो, पुनर् का मतलब होता है दोबारा, और रचना मतलब आप समझ ही चुके हो। तो कई बार क्या होता है, कुछ लेखक लिख कर चले जाते हैं और फिर दोबारा कुछ लोग आते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं और अलग तरीके से उसे लिखते हैं। पुनर्रचना में सबसे पहली चीज़ आती है नोट्स लेखन। तो जैसे हमने बहुत बड़ी कोई कहानी पढ़ी, फिर हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करेंगे, उसके नोट्स के बारे में बताएंगे। अब कई बार हम समरी लिखते हैं, कई बार रिपोर्ट लिखते हैं, कई बार भाषा के माध्यम से लिखते हैं। तो पुनर्संरचना में ये होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है, उसे संक्षेप में लिख रहे हैं, उसमें एक अलग भाव दे रहे हैं, अपने अलग विचार दे रहे हैं, आधुनिक चीज़ों से उसे जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर नोट्स लेखन के बारे में बताए गए हैं। तो पुनर्संरचना के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से नोट्स लेखन एक है। नोट्स के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमने एक, मान लो, समझ लो, सपोज डैट 4-5 पन्नों की एक रिपोर्ट पढ़ी। अब हम उसके नोट्स बना रहे हैं, तो हम एक ही पेज में कुछ मेन मेन पॉइंट्स बनाएंगे। पहले हम देखेंगे वो किस चीज़ के ऊपर है, उसमें बेसिक पॉइंट क्या क्या लिखे गए हैं। तो एक जो बच्चा नोट्स बनाता है, तो यहाँ पर अगर आप, जो बच्चा नोट्स बनाता है उसे पता है नोट्स लेखन में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहले सब्जेक्ट, हेडिंग, सब हेडिंग्स, उसके बाद सब पॉइंट्स, किन किन चीज़ों पर बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें नोट्स लिखते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ एग्जाम्पल दिए भी गए हैं। जैसे हृदय रोग के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, अब वो कहेगा इसके ऊपर नोट्स बनाओ। तो इसके ऊपर नोट्स, जैसे हृदय रोग के ऊपर पैराग्राफ है, इसके ऊपर अगर आपको नोट्स बनाने, कैसे बनाओगे, तो पहले आप इसे पढ़ोगे, फिर इसका एक पहले एक टाइटल दोगे, फिर सब टाइटल दोगे, फिर हेडिंग दोगे, फिर सब हेडिंग दोगे। तो ऐसे प्रकार आप एक नोट्स तैयार कर सकते हो। सार लेखन का मतलब होता है समरी, कि एक बहुत बड़ी चीज़ आपने पढ़ी है, उसे फिर 80 से 100 वर्ड्सों में आप कंप्लीट कर दे रहे हो। जैसे कि आपने गाइडों में पढ़ा होगा, पहले पूरा पूरा चैप्टर होता है, फिर उसकी एक शॉर्ट समरीज दे देते हैं। तो समरी में हम ये ध्यान रखते हैं कि विषय पूरा का पूरा हो और उसका कंक्लूजन भी अच्छे से अच्छा हो, ठीक है भाई। और फालतू चीज़ें उसमें से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऐसे मान लो हमें एक रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट लिखनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे घटना कौन सी है, उसका विषय लिखेंगे, घटना कब घटी ये देखेंगे, घटना को अंजाम देने में किन किन लोगों का योगदान था ये देखेंगे, और किस जगह पर घटी है ये देखेंगे। इसके अलावा भाव पल्लवन। भाव पल्लवन का मतलब ये है कि कोई चीज़ हमने पढ़ी, उसके ऊपर हम अपनी फीलिंग क्या दे रहे हैं। तो भाव पल्लवन का मतलब है कोई लेखक अपने विचार दे रहा है, अपने विचारों को बढ़ावा दे रहा है। जितने भी महान लेखक हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भाव पल्लवन का यूज़ करते हैं, इमोशंस का यूज़ करते हैं। हिंदी में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी है। हिंसा तो बुरी चीज़ है, लेकिन अगर मान लो आप अहिंसक बन के दास बने रहते हो तो ये उससे ही बुरा है। यानी कि आप अपने भले के लिए कई बार हिंसा का रास्ता अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंसा तो बुरी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गुलाम हो तो आप उससे ही बुरे हो। तो ये क्या है, भाव पल्लवन है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। ये एक फीलिंग है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो उससे पहले एक लाइन लिख देते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि धर्म के ऊपर लिखो, तो धर्म के ऊपर लिखते ही आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कबीर दास जी के दो दोहे लिख देना। कि पहला वाला लिख देना, एक ये रविदास जी का वैसे, कि रविदास तेरी झोपड़ी गल कटीन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। ऐसी एक चीज आप ऐसे लिख सकते हो, क्या पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उन दोहे के बारे में आप लिखो और उसके बाद धर्म के ऊपर बताने लग जाओ। फिर सभी धर्मों की उन्होंने आलोचना करी है, इसके बारे में बता दो। इसी प्रकार से मान लो कोई बोल रहा है कि अमीर बनना है, बड़ा बनना है, इसकी बुराइयां लिखो, तो कौन सा लिखोगे दोहा, ऐसा लिखोगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया तक नहीं, फल ला गया थी दूर। तो अभिमान के ऊपर। तो इस प्रकार की जो लाइनें आपने सुनी होगी, ये सब पल्लवन के उदाहरण हैं। तो पहले एक लाइन लिखी जाती है जिसमें फीलिंग बताई जाती है, फिर उसके बाद उसकी को डिस्क्राइब किया जाता है, ये सब भाव पल्लवन कहलाता है। चैप्टर नंबर 9 है वर्णात्मक लेखन। कौन सा लेखन भाई, वर्णात्मक लेखन। तो वर्णन करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, क्या लेखन कहलाता है, वर्णात्मक लेखन। अब देखो, वर्णात्मक लेखन कई प्रकार के होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। तो मान लो किसी व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, जैसे कि एक गद्यांश है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पढ़ के बताता हूँ कि रमेश 17 वर्ष का एक दूबला पतला लंबा लड़का है। लोग उसे लंबू कहकर बुलाते हैं। उसका कद 6 फुट से अधिक है, चेहरा पीला, टीबी का मरीज सा लगता है उसे ठीक तरीके से खाने पीने को नहीं मिलता। तो हमने क्या बताया, एक लड़के के बारे में बताया जो कि कुपोषित है। तो व्यक्ति का जब हम वर्णन करते हैं तो बड़े पैमाने पर ग्रामेटिकली जो विशेषण है, विशेष्य है,
एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ वर्णन ऐसा होता है जो किसी स्थान का होता है, दृश्य का होता है, वस्तु का। आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, बहुत सारे लेखन पढ़े होंगे जो नेचर के बारे में बता रहे हैं, गांव के बारे में बता रहे हैं, शहरों के बारे में बता रहे हैं। तो एक तो वर्णन होता है किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हो, एक किसी जगह का वर्णन कर रहे हो, एक किसी स्थिति या दशा का वर्णन कर रहे हो। जैसे गरीबी की दशा कैसी होती है, गरीबी की स्थिति कैसे होती है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, कुपोषित लोगों की स्थिति कैसी है, युद्ध के समय लोगों की स्थिति कैसे होती है, तो ये स्थिति वर्णन कहलाते हैं। कुछ होते हैं कार्य प्रणाली का वर्णन, कि किसी की कार्य प्रक्रिया का वर्णन हम कर रहे हैं। तो वर्णनात्मक लेखन कैसे होते हैं, किसी में आप व्यक्ति का वर्णन कर रहे हो, कहीं स्थान का वर्णन कर रहे हो, कहीं स्थिति का वर्णन कर रहे हो, कहीं कार्य प्रणाली का वर्णन कर रहे हो। तो इससे यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ये, कि किसी चीज़ का आप क्या कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि रंग, अगर व्यक्ति का कर रहे हैं तो रंग, उम्र, लंबाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब हम किसी जगह का वर्णन कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह किस लिए फेमस थी, या किस लिए, किस वजह से बदनाम थी, कौन कौन वहाँ से महापुरुष पैदा हुए थे, या फिर कौन कौन से गलत लोग वहाँ से आगे निकले हैं। तो हम इस स्थान, दृश्य, वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। जैसे जम्मू का वर्णन करोगे तो माता वैष्णो देवी के बारे में बताओगे, बंगाल का वर्णन करोगे तो स्वामी जी के बारे में बताओगे, आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताओगे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताओगे, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को जोड़ोगे। तो ऐसे ही ना, जैसे बिहार का नाम आज लिया जाता है तो ये माना जाता है ये आईएएस की धरती, यहाँ पर तो बहुत से लोग आईएएस ही बनते हैं। स्थिति का वर्णन करोगे, जैसे सपोज शहरों की स्थिति में आज प्रदूषण समस्या हो रही है तो बताओगे आप क्या उसकी दिक्कतें हैं। तो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करने वाली राइटिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। क्लियर है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आई होप सो आप चीज़ समझ गए हो कि इस चैप्टर में क्या है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है आख्यान परक लेखन। कौन सा लेखन, आख्यान परक लेखन। तो आख्यान परक लेखन क्या होते हैं, आख्यान परक लेखन वो होते हैं जिसमें लेखक अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता है, अपनी अनुभूति प्रकट करना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। इसके अलावा एक तरीके से देखा जाए तो कहानियों के माध्यम से, गद्य के माध्यम से चित्रों के बारे में बताना चाहता है, चरित्रों के बारे में बताना चाहता है, पात्रों के बारे में बताना चाहता है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में मोस्टली जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सरलता होती है उसमें, बट आख्यान परक लेखन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आख्यान परक लेखन भी कई टाइप के हैं। सबसे पहली बात तो है ये बहुत सरल होते हैं। प्रत्यक्ष शैली होती है, जैसे हम डेली रूटीन में बातचीत करते हैं ना, कन्वर्सेशन करते हैं। तथ्य परकता होती है, यानी फैक्चुअल होती हैं। व्यक्तिता यानी कि पर्सनली लोगों के बारे में बताई जाती है, और एक शैली होती है इसके लिखने की। आख्यान परक रचना का लेखन, इसमें एक विचार होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाकर लिखा जाता है, और विशेष सामग्री की इसमें खोज होती है। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सरलता, भारत में नदियां संकट में है। संकट वैसे तो पूरी दुनिया में है, किंतु भारत का संकट इसलिए मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं और प्रकृति का भाव है। भारत में नदियों के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, और अगर ऐसे में चीज़ों की बदलाव हुआ तो जल तत्व की कल्पना कैसे होगी। वेदों में जल को देवता माना गया है। तो सरलता का मतलब है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसमें सरलता होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को कोई समस्या ना हो। ये इसका मतलब क्या हो गया, सरलता। तो ऐसे में आख्यान पढ़ते वक्त बंदे की जो दिमाग है उसमें पूरी पूरी फीलिंग्स आ जाती हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, आने वाले समय में जब जल संकट विश्व युद्ध का सबब बनने वाला है, तो सबको पता है अमेरिका जैसे देश अपनी नदियों पर से बांधों को हटा रहे हैं, मूल जल स्रोतों को बचा रहे हैं। जहाँ से पानी आ रहा है हमें समझना चाहिए, यदि नदियाँ नहीं बचेंगी तो जल नहीं बचेगा, ये जीवन भी नहीं बचेगा। जिन तत्वों से शरीर बनाए उनमें कोई भी प्रमुख जल तत्व हैं, जिन तत्वों से देश बनाए उन सब में प्रमुख नदियाँ हैं। तो सरलता का मतलब है आप आसानी सी भाषा में लिखोगे। वार्तालाप का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत के लहजे में कई बार चीज़ें लिखी जाती हैं। तथ्यपरकता का मतलब क्या होता है, फैक्ट के साथ चीज़ें लिखी जा रही हैं, आप आंकड़े दे रहे हो। जैसे पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो आप एक तरीके से फैक्ट बता रहे हो कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आंकड़ों के साथ चीज़ों के बारे में बता रहे हो। व्यक्तिता का मतलब होता है कि इस शैली के प्रयोग से लेखक या वक्ता किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में बताना चाहता है कि वो बंदा कैसा है। जैसे कि यहाँ पर है, इधर गुच्चन समझ नहीं पा रहे थे कि लोग इंटर कैसे पास कर सकते हैं। इन 5 वर्षों में उन्होंने देखा कि एक से एक लुच्चे लफंगे लड़के तक क्या करते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, यानी कि 12वीं क्लास पास कर जाते हैं। कैसे होता है, कैसे करते हैं 12वीं पास, क्यों नहीं हो पाते हैं, 5 वर्षों में कितनी बार कितने विषयों में फेल हुए हैं। तो एक तरीके से व्यक्तिता में क्या है, आप किसी के पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हो, किसी के चरित्र के बारे में बता रहे हो। शैली का मतलब क्या होता है, तो देखो हर चीज़ को लिखने की एक शैली होती है। शैली लेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शैली को परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक लेखक क्या लिखना चाह रहा है उसकी एक शैली है। बफन कहते हैं मनुष्य अपने आप में एक शैली है। चैशफील्ड कहते हैं शैली विचारों का परिधान है। हर बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए उसके लिखने की भी शैली अलग होती है। कुछ लोग किसी चीज़ को तवज्जो देते हैं और कुछ लोग किसी चीज़ को तवज्जो देते हैं।
ठीक है भाई। आख्यान प्रबंध रचना के लेखक में विचार होना चाहिए, यादें होनी चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, कल्पना और इच्छा होनी चाहिए। जो लेखक कल्पना नहीं कर सकता, जिस लेखक के अंदर इच्छा ही नहीं हो सकती, वो कभी लेखक नहीं बन सकता। ठीक है भाई, तो ये व्याख्यापरक लेखन है। अंतिम चैप्टर बचता है तार्किक लेखन का। कौन से लेखन का? तार्किक लेखन का। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप किताब से देख सकते हो। देखो, तार्किक लेखन का मतलब होता है लॉजिकल। यानी कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं रोमांटिज्म, यानी कि वो लिखते हैं, उसका शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिकल बातें नहीं है, भावनाओं में बह गए हैं। जबकि तार्किक लेखन का मतलब है कि आप लॉजिकल चीज़ें लिख रहे हो, आप एक तर्क के आधार पर चीज़ें लिख रहे हो। ये अंतिम इकाई है भाई, इसमें हम और विस्तृत से करेंगे। तो तार्किक लेखन का मतलब ये है कि हम सभी दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, सारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, मध्य युग, आधुनिक युग और प्राचीन युग के अंतर को समझ रहे हैं। इसके साथ साथ मनुष्य ज्ञान हो रहा है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद चीज़ों में लॉजिक लगा रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं चीज़ें देखी, उन्होंने मान लिया ये चीज़ ऐसी है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने क्या करा, एक वीडियो देखी, उन्होंने लगा यही सबसे सही बता रहा है, किताब पढ़ी नहीं, चाहे कोई गलत पढ़ा दे। कुछ ऐसे होता है, सुनने के बाद किताब पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं। तो जब हम तार्किक लेखन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, शुरुआत में यूरोप में ना सारी चीज़ें चर्च के अधीन थी, चर्च के कब्जे में थी। हर एक तरफ धर्म का बोलबाला था, क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, लोग अंधविश्वासों में थे। आगे चलकर क्या हुआ, 15वीं-16वीं शताब्दी में यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ और सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण का मतलब यही था कि लोग नए तरीके से चीज़ों को सोचें और कोई भी बात बोलते वक्त एक लॉजिक का प्रयोग करें, एक तर्क का प्रयोग करें। ये नहीं कि कुछ भी आया बोल दिया, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए कि ये चीज़ है तो क्यों है। आगे चलकर बहुत सारे लेखक ऐसे ही आने लगे जिन्होंने फिर तर्क के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताया। जैसे प्रेमचंद की आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ लो, वो समाज की सच्चाइयाँ बताती हैं। इतने इसके अलावा जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं वो एक लॉजिकल चीज़ें बोलते हैं, फालतू चीज़ें बोलने का उसमें समय नहीं है। तो देखो भाई, तार्किक लेखन की प्रक्रिया क्या है। तो ये तो तार्किक लेखन हो गया कि तार्किक लेखन का मतलब क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, इटली में पुनर्जागरण के बाद। तार्किक लेखन की प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें एक सब्जेक्ट का चयन किया जाता है, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि वो कितने लोगों को इम्पैक्ट डालेगा, कितने लोगों को प्रभाव डालेगा, और उसके बाद क्या सच्चाई है या नहीं है। जैसे कि एनसीईआरटी के इतिहास में एक लाइन लिखी है, जो यहाँ पर लिखी है उन्होंने हाईलाइटेड। इस आक्रमण का सब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क को स्थापना हुई। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्गों के द्वार खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की सुविधाएं बढ़ी। यानी कि दो टाइप के लोग होते हैं, कहेंगे सिकंदर ने आक्रमण कर दिया भारत पर, ऐसा कैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की कहानी बताएंगे। तार्किक लेखन का मतलब यह है, देखो सिकंदर से का आक्रमण से क्या हुआ, भारत और यूनान के संबंध आगे बढ़े, व्यापार आगे बढ़ा, जो व्यापारिक मार्ग रुके हुए थे वो आगे बढ़े। तो एक तार्किक लेखन का मतलब यह है कि उस चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, किन किन चीज़ों को लेकर वो चीज़ें चल रही हैं, हम एक तरीके से वो सारे गुण बता रहे हैं। तो वो लेखक कौन सा कहलाता है, वो तार्किक लेखन कहलाता है। तो फीलिंग ना हो, इमोशंस ना हो, इसके साथ साथ चीज़ें लॉजिकल हों। दो तरीके की बात है, एक चीज़ तो यह है कि हम कहते हैं कि गॉड सब कुछ कर रहा है, दूसरा तरीका है हम ये सोचें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो पहले अगर हम बोलें कि हाँ भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन चर्च में पहले क्या बताता था, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ फैक्ट होने चाहिए, उसके पीछे कुछ रीज़न होने चाहिए। ऐसा लेखक क्या कहलाता है, तार्किक लेखक कहलाता है। और ऐसा लेखन क्या कहलाता है, तार्किक लेखन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो तार्किक में ये चीज़ रखना कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए चीज़ों में, उसका कुछ बात होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके बिना सिर पैर की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी। आई होप सो इस किताब से कोई भी प्रश्न आएगा तो प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम है। मैंने एक समराइज़ किया है, देखो भाई, अगर आप किताब पढ़ने बैठोगे तो 216 पन्नों की लगभग ये किताब है। अब 216 पन्नों की किताब अगर आप बैठोगे, एक चैप्टर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करोगे तो। बट हमें पेपर से एक दिन पहले सारी चीज़ें करनी है, तो देखो बहुत कम टाइम में मैंने इस किताब को कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ चीज़ छूट गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई होप सो आपका पेपर इतने में हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे सेकंड ईयर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।